क्लास 12 के हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए एक सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज में पहले पूरा चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ताकि आप हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में आप लिए हैं तो आगे जब आप जाएंगे यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी ये चीजें काम करेगा। तो उसी रूप में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर, फिर उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोग दो चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूं और दूसरा जो चैप्टर हम लोग याद होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, अगर नहीं रखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी वीडियो क्लास का लिंक मिल जाएगा, या जब एक क्लास खत्म होगा तो आसपास में लिंक दे दूंगा, तो वहां से जो भी क्लास से छूटा होगा आप देख सकते हैं। तो अगर जो विद्यार्थी रेगुलर व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, उनको मालूम होगा कि राजा, किसान और जो नगर आपका दूसरा चैप्टर है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व, इसका क्या मतलब होता है सभी हम लोग चीजें पढ़े थे। तो इसका पूरा में चैप्टर पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस साल के पेपर में इस चैप्टर से बनेंगे वो मैं आपको करा दे रहा हूं। इसको ध्यान से जो विद्यार्थी क्लास में होंगे तो एक एक चीजें देखिएगा, हिस्ट्री याद करने वाला चीजें तो आप आंसर दीजिएगा, कभी भी क्लास को देखिए आंसर जरूर दीजिएगा, इससे आपका स्व मूल्यांकन होगा। नहीं मालूम होगा तो जो मैं सही उत्तर बता रहा हूं याद करते चलिएगा, और इसके बाद इससे सब्जेक्टिव प्रश्न की भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि पूरा चैप्टर हम लोग 100% सिलेबस आपका कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहा है पहला प्रश्न देखिए इस चैप्टर से जो मैं आपको पढ़ाया था कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को कब पढ़ा। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जो विद्यार्थी क्लास में होंगे जल्दी से उत्तर देंगे, क्या होगा सही उत्तर। तो क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि जेम्स प्रिंसेप जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। अशोक की लिपि के बारे में पढ़े थे कि अशोक जो शिलालेख पे या और सब माध्यम से अपना संदेश दिया था, तो उसमें अशोक की जो लिपि है तो वो लिपि किस रूप में था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो इसको पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिलता है, और ये सफलता इसने कब अर्जित किया तो सर 1838 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। क्लास में होंगे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, ये डरते चलिएगा जो भी उत्तर गलत हो रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी मैं आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद हो अगर, कि अर्थशास्त्र जो है भले ही इसका नाम अर्थशास्त्र है बट इसको इकोनॉमिक्स समझने की गलती आपको नहीं करना है। इसमें जो है ये अर्थशास्त्र किसकी रचना है पहले मैं आपको बता दूं, तो इसका सही उत्तर क्या है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ये जो है मौर्य वंश, आप जानते हैं पहले नंद वंश था जिसका संस्थापक कौन था, नंद वंश का महापद्मानंद था। तो जो मौर्य वंश हुआ, जब नंद वंश का खत्मा होता है तो मौर्य वंश जब होता है आपका, तो महापद्मानंद इसका संस्थापक था और अंतिम शासक कौन था, घनानंद। तो इसके बाद चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद का वध करके और मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है। और मौर्य वंश में जो चाणक्य थे जिनको इन्हें महामंत्री के पद पे नियुक्त किया था, तो इन्होंने ही लिखा था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या जानकारी मिलता है, तो मौर्य साम्राज्य के पूरा प्रशासनिक गतिविधि के बारे में जानकारी मिलता है, उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी। तो इसका सही उत्तर फिलहाल क्या था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि इंडिका की रचना किसने की। ठीक है, इंडिका की रचना किसने की, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। जो भी विद्यार्थी क्लास में होंगे सही सही उत्तर देंगे। इंडिका भी पुस्तक मौर्य वंश के ही बारे में, इसमें भी पूरा चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था हम लोग डिटेल में चीजें पढ़े थे। तो इंडिका की रचना किसने किया था, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहे आपसे कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहां थी। तो मगध की प्राचीनतम राजधानी पढ़े तो हम लोग राजगृह थी, और इसके बाद कहां राजधानी बना था, पाटलिपुत्र बना था। ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम राजधानी पूछेगा तो राजगृह, या कहीं कहीं पे व्रजगृह के भी नाम से इसको देता है, तो वो भी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और 16 जो महाजनपद हम लोग पढ़ रहे थे इसमें, उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था आपका, तो सबसे शक्तिशाली वही था मगध महाजनपद। अब देखिएगा अगला प्रश्न, कर आपसे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए। ये 5 नंबर प्रश्न है, तो ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले किसने जारी किया था आपका, तो सोने का सिक्का, तो ये आपका हिंद यवन। ठीक है, इंडो ग्रीक यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सबसे शुद्ध सोना का सिक्का
कुषाण ने जारी किया था, ये याद रखेंगे। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का पूछेगा तो कुषाण ने जारी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा नंबर। कह रहा है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप जानते हैं भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे बोलते हैं सर? समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 6 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए क्लास को रेगुलर देखिएगा तब चीजें समझ में आएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरिसेन थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। 8 नंबर प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया? तो अशोक के कलिंग विजय के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इसी युद्ध के बाद अशोक का क्या होता है? आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसने बौद्ध धर्म का शुरुआत किया, जो अपना एक अलग धर्म बनाया, और धर्म की प्रचार के लिए धम्म महामातों की भी इसने नियुक्त किया था। ये सारा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो ये कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया, मतलब कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे देखिए BCE, मतलब कि आपका जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की यह घटना हो की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोग सीख रहे थे कि कौन था जो घनानंद के का वध करके और ये मौर्य वंश की स्थापना किया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। कह रहे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये भी हम लोग पढ़े तभी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था 1868 में, इसने जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो अशोक का अभिलेख लिखा गया था उसको पढ़ा। उसका नाम क्या था सर? जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखिए। पूछा है आपसे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? वही जो मगध का आगे चल के राजधानी बनता है। पहला राजधानी अभी प्रश्न आया था कि राजगिरी था, और उसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने। किसने किया था सर? उदयन ने। ऑप्शन सी याद रखेंगे। पूरा चैप्टर में जैसा कि बताया शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है, फिर इसके अगले क्लास में सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। देखिए ये भी प्रश्न अभी अभी क्लास में ध्यान होगा तो आप उत्तर दे पाएंगे इसका। करे धम्म महामातु की नियुक्ति किसने किया था? तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अशोक ने। और इनका काम क्या था? तो अशोक का जो धम्म था उसका प्रचार प्रसार करना, धम्म महामातु का यही काम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। ये सारा देखिए डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, अंगुत्तर निकाय में। आप लोग को बताना है कि अंगुत्तर निकाय जो है किस धर्म का ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहे सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो उस समय से कितना बार ये चीजें मैं रिपीट किया कि सबसे, अब तो आपको याद हो गया होगा कि मगध था। कौन था सर? मगध था। चलिए क्यों था सबसे शक्तिशाली, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके पास देखिए लोहा वगैरह का खदान की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता था। इसके आसपास की जो भूमि थी उपजाऊ थी, जंगल से सैन्य शक्ति के लिए हाथी वगैरह आसानी से मिट जाता था। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? ये 15 नंबर प्रश्न है। तो जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है सर? संस्कृत में है। तो 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? देखिए कितना शानदार सा प्रश्न पूछा है, प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है आपके 16 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17 नंबर। कह रहा है कि आहत जो सिक्का था वो किससे बना था? तो आहत जो सिक्के थे वो चांदी के बने थे और तांबे के, इसलिए ऑप्शन डी पे दिया है, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। कह हरिसेन किसके राज कवि थे? अभी हरिसेन का चर्चा हो रहा था, किसके लिए सर? प्रयाग प्रशस्ति के लिए। तो ये जो थे वो समुद्रगुप्त के राज कवि थे, दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन बी याद करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। कह रहा है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये आपसे पूछ रहा है।
सिकंदर भारत पे आक्रमण कब किया? 19 नंबर प्रश्न है। तो ये आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़े थे कि आगे चल के कैसे इसका जो था सेल्यूकस निकेटर इसको चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है। ये सब डिटेल में चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ प्रश्न किस रूप में आएगा और क्या उसका सही उत्तर होगा ये हम लोग देख रहे हैं। कह रहे मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन था? जल्दी से बताएंगे। तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? 20 नंबर प्रश्न है। तो इसके लेखक थे विशाखा दत्त। कौन थे सर? विशाखा दत्त, जो ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कर? देखिए निर्माण नहीं, निर्माण तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था वो कराया था, लेकिन ये कहाँ है? गुजरात में। सुदर्शन झील कहाँ पे? गुजरात में। कर इसकी मरम्मत किसने कराया था सर? तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने इसका मरम्मत कराया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर। कह रहे आपसे प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य के कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? ये शुरुआत ही यही से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। तो कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे सर? 5। कितने थे? 5। याद करते चलेंगे। अब देखिए ये रहा 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखा। और इंडिका में ये बताया है कि मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी था पाटलिपुत्र पटना, वो कितना समृद्ध था और किस तरह वहां पे किला वगैरह का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये 24 नंबर प्रश्न है। तो अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। क्या बोलते हैं सर? एपिग्राफी। रट जाएंगे, सारा पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न देखिए मैं पढ़ाया था तब भी ये आया था, और उसके साथ साथ फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में भी ये प्रश्न आपके 12th की हिस्ट्री में पूछा था। पियदसी का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो पियदसी का अर्थ क्या होता है? मनोहर मुख्य आकृति वाला, मतलब जिसका मुख आकृति जो है, मुख जो है सुंदर हो, मनोहर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पियदसी। किसको ये बोला गया था? तो अशोक को, सम्राट अशोक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कर अग्रहार का क्या अर्थ है? ये आपसे 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो अग्रहार का अर्थ होता है कि ब्राह्मणों को दिया गया भूदान। ब्राह्मण को जो भूदान दिया जाता था तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कि अग्रहार। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न देखिए। कर आपसे कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है 27 नंबर। तो फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चीनी यात्री था, मतलब चीन देश का था, चीनी यात्री। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। तो ऑप्शन बी फिलहाल याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न ए रहा। करे सांची का स्तूप किस राज्य में है? ये देखेंगे। सांची का स्तूप जो है, इधर थोड़ा सा मैं कर दूं आपको दिखाई देगा चीजें, किस राज्य में है ये आपसे प्रश्न पूछा है 28 नंबर। तो सांची का स्तूप कहां पे? सांची मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखिए। पर सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का किसने चलाया? तो वही मैं बता रहा था, सबसे पहले हिंद यावन ने, और सबसे शुद्ध सिक्का तो उस प्रश्न में मैं आपको बताया था कुषाण ने चलाया था। किसने चलाया था सर? कुषाण ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि अशोक के किस अभिलेख को कलिंग युद्ध, मतलब अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें अभिलेख में। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। तो इस तरह पूरा मैं 30 प्रश्न आपको करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर की तैयार किया गया आपके लिए, ताकि पीडीएफ नोट्स वगैरह अगर आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, तो उसमें भेजा जाता है। तो यहाँ से आप चीजें देखकर याद कर सकते हैं, ताकि वहां पे अपना खुद से प्रैक्टिस करें और यहाँ से मिला भी सकते हैं। इसमें आंसर की भी तैयार किया गया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपका व्हाट्सएप चैनल वगैरह, तो उस पर इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, ऑफिशियल लिंक आएगा, उस पर आपको ज्वाइन हो जाना है। इस तरह इसमें मैंने पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लिया। दूसरा अगले क्लास में सब्जेक्टिव प्रश्न चर्चा करेंगे, फिर पूरा हिस्ट्री हम लोग खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करके याद कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका 30 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।